नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राका आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की हुई हैं। तो ज्योग्राफी में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और पृथ्वी के बारे में हम जान रहे थे। हमने सूर्य के बारे में जान लिया, ग्रह के बारे में जान लिया। तो अब हम बात कर रहे हैं अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए पृथ्वी की गतियों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पृथ्वी की गतियां जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। मोशन ऑफ अर्थ पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। आपको पता है दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती हैं? दो टाइप की होती हैं पृथ्वी की गतियां। एक होती है घूर्णन गति और एक क्या होती है हमारी परिक्रमण गति। क्या होती है? घूर्णन गति, एक होती है हमारी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति और घूर्णन को हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में? रोटेशन। और परिक्रमण को हम क्या कह देते हैं? रिवॉल्यूशन। अब आपने देखा होगा घूर्णन गति को एक और नाम भी दे दिया जाता है, परिभ्रमण। क्या कह देते हैं घूर्णन गति को? परिभ्रमण। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में परिभ्रमण आ गया, घूर्णन आ गया, रोटेशन आ गया, सभी चीज एक ही हैं। परिभ्रमण और घूर्णन क्या है? दोनों एक ही बात है। तो चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे। पहले घूर्णन गति के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि घूर्णन गति के प्रभाव से क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, और परिक्रमण गति से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी पृथ्वी पर। तो चलिए, आपको पता है पृथ्वी घूमी हुई है 66.5 डिग्री पे। तो चलिए पृथ्वी के घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ते हैं? घूर्णन से घूर्णन के प्रभाव की बात करेंगे हम। पहला प्रभाव क्या होता है घूर्णन से? पहला प्रभाव होता है पृथ्वी पर दिन रात का होना। पहला प्रभाव क्या है? दिन रात का होना। दिन रात का होना किस, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दिन रात किस वजह से होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति या रोटेशन से या परिभ्रमण से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। दिन रात आप देखो, ये है हमारा सन। मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ये है सन। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, तो ये मान लो अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये देखिए इस तरह से क्या है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर। तो इससे क्या हो गया? हमारा पृथ्वी का आधा भाग तो क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा है, लेकिन आधा भाग क्या है? सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं कर रहा। तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां क्या होता है? दिन होता है। और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां क्या होती है? रात होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये किस वजह से संभव होता है? घूर्णन गति की वजह से संभव होता है। और अब क्या होता है? पृथ्वी घूर्णन करते करते क्या आ जाएगी? पृथ्वी घूर्णन करते करते अब ये इस साइड आ जाएगी। तो पहले क्या था? पृथ्वी के इस भाग को सूर्य की रोशनी मिल रही थी। अब क्या हो जाएगा आगे? जब ये घूर्णन करके इस साइड आ जाएगी तो इस भाग को क्या मिलनी शुरू हो जाएगी? सूर्य की रोशनी मिल जाएगी। और ये वाला जो भाग है क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, जिस वजह से जिस भाग में सूर्य का प्रकाश मिला वहाँ पे दिन हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो किस वजह से होती है पृथ्वी पर दिन रात? तो
पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है पृथ्वी किस, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में है, किस दिशा में है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी किस तरह से घूर्णन करती है, तो पृथ्वी इस तरह से घूर्णन करती है। ये हो गया पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो किस दिशा से पृथ्वी घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है इस तरीके से, या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। इसी घूर्णन की वजह से ही दिन रात होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, घूर्णन गति 1670 किलोमीटर पर आवर होता है पृथ्वी का घूर्णन काल। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है, 1670 बतानी है। अब एसएससी के एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी का घूर्णन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कहाँ होता है ये देखिए मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। भूमध्य, कर्क और मकर, ये हो गई हमारी ध्रुव। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का घूर्णन गति सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होती है, या पूछा जाए सबसे तेज कहाँ होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, या ध्रुवों पे, या ध्रुवों पे। तो कहाँ होती है पृथ्वी का घूर्णन गति ज़्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा पे होती है पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा। तो कितनी होती है, 1670 होती है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति। और कर्क और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, 1275 किलोमीटर, कितनी होती है, 1275 किलोमीटर पर आवर। और भूमध्य रेखा पे कितनी होती है, 1610 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपसे ध्रुवों पे पूछा जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे कितनी होती है पृथ्वी की घूर्णन गति, तो वहाँ कितनी होती है, 0 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि 0 होती है ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 0 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा 1670 किलोमीटर पर आवर। और कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें तो हम कितनी होती है, 1275 किलोमीटर पर आवर होती है घूर्णन गति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आगे बात करें तो घूर्णन की वजह से क्या होता है, घूर्णन की गति से, घूर्णन की गति के कारण पृथ्वी के तल पर जो पवनों का विक्षेपण होता है, पृथ्वी की गति के कारण, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के तल पर पवनों का विक्षेपण होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, आपने देखा होगा कि हवाएं चलती हैं, कभी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, कभी पश्चिम से पूर्व की तरफ, कभी उत्तर से दक्षिण। तो हवाओं का जो चलन होता है वो क्या, किस वजह से होता है, तो हमारी घूर्णन गति की वजह से होता है। अगर हम विक्षेपण की बात करें तो विक्षेपण की बात आती है तो एक वैज्ञानिक थे कोरियोलिस वैज्ञानिक की बात आती है तो उन्होंने क्या दिया था, एक
बल का नियम दिया था, उसे क्या कहा जाता है? विक्षेपण बल। विक्षेपण बल का नियम दिया था, किसने दिया था? कोरियोलिस ने दिया था। और उन्हें क्या कह दिया जाता है? विक्षेपण को और भी क्या नाम दे दिया जाता है? कोरियोलिस बल। इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा पवनों वाले चैप्टर में, कोरियोलिस बल को। तो एक बार के लिए, फिलहाल के लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है? इतना ही ध्यान रखना है, घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी के तल पर क्या होता है? पवनों का विक्षेपण होता है। किस वजह से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होता है। कोरियोलिस बल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें कहाँ मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाती हैं और क्यों मुड़ जाती हैं। अब मैं आपको बता दूंगा तो आप क्या है बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको आगे की क्लास में बता दूंगा बहुत अच्छे से। ये हमने पढ़ लिया। पृथ्वी की सबसे ज़्यादा घूर्णन गति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। तो चलिए आगे हम बात करें तो, हाँ, और क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जो दैनिक ज्वार आते हैं, दैनिक ज्वार भाटा आने का भी कारण क्या है? दैनिक ज्वार भाटा आने का कारण भी क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से आते हैं दैनिक ज्वार। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या दैनिक ज्वार भाटा को और क्या कह देते हैं हम? अर्ध ज्वार भाटा कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा को अर्ध ज्वार भाटा। ठीक है, और हम अगर बात करें तो घूर्णन काल की, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो कितना होता है पृथ्वी का घूर्णन काल? दिन रात की समयावधि कितनी होती है? तो पृथ्वी का घूर्णन काल होता है, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन काल होता है, यानी कि पृथ्वी अपना अक्ष पर घूम जाती है 24 घंटे में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। घूर्णन काल होता है पृथ्वी का 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। इसे हम क्या कह देते हैं? अगर इस काल को हम कह देते हैं नक्षत्र दिवस। आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे 23 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो कितनी होती है नक्षत्र दिवस की? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की समयावधि होती है नक्षत्र दिवस की। तो इसे ही हम क्या लिख देते हैं? इसे हम क्या मानते हैं? लगभग 24 घंटे मानते हैं। एक्यूरेट टाइम तो ये हो गया पृथ्वी का घूर्णन का, और हम मान क्या लेते हैं? 24 घंटे मान लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल। और इसे हम क्या कहते हैं? सौर दिवस कह देते हैं 24 घंटे को। क्या कहते हैं 24 घंटे को? सौर दिवस। आपसे पूछा जाए सौर दिवस कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। नक्षत्र दिवस के बारे में पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे लगा देता हूं मैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बीच कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर होता है या कितने समय का अंतर होता है? आपको पता है सौर दिवस कितने का होता है? 24 घंटे का होता है।
और नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। अगर हम इसमें से 24 घंटे में से 23 घंटे 56 मिनट को घटाएं तो कितना समय आ जाता है हमारा? 3 मिनट और 56 सेकंड का समय आ जाता है। ये बहुत सारी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बीच का अंतर कितने समय का होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो आगे, ये तो हो गया हमारा सारा कवर, ये हमने पढ़ लिया। घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिया है। हाँ, घूर्णन गति के बारे में हमने पढ़ लिया है। घूर्णन गति से पड़ने वाले पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में पढ़ लिया। घूर्णन गति कहाँ तेज होती है, कहाँ मंद होती है, इतना हमने अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं परिक्रमण काल की। किसकी बात करते हैं? परिक्रमण काल की या रिवॉल्यूशन। परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है? क्या होता है परिक्रमण काल? पृथ्वी का सूर्य के अक्ष पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण काल। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी किस तरह से चक्कर लगाती है सूर्य के? तो किस तरह से लगाती है? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी क्या लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और आपसे पूछा जाए अगर पृथ्वी किस दिशा में, किस तरह से चक्कर लगाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं आपको समझाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चलिए अब हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हो गया भाई सूर्य, सन, और पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य के दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी पृथ्वी, अर्थ। और ये किस तरह से चक्कर लगाती है सूर्य के? ये चक्कर लगाती है हमारे दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे, सूर्य के बाहर चक्कर लगाती है। और किस दिशा में लगाती है? एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। तो इस तरह से घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य की। इस तरह से क्या कह देते हैं, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं आगे। ये इतना आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी घूर्णन किस तरह से करती है, एंटी क्लॉकवाइज करती है। ठीक है, और परिक्रम अपना हमारा क्या है कि इसका अगर मार्ग की बात करें तो हम किस मार्ग पे चक्कर लगाती है पृथ्वी? तो ये लगाती है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। अब हम बात करें अगर परिक्रमण से पड़ने वाले प्रभाव की, पहले हमने घूर्णन से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे परिक्रमण से पड़ने वाले प्रभाव। परिक्रमण से पड़ने वाले प्रभाव, इससे क्या होता है? परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पे? तो दिन रात का एक समान न होना सबसे मुख्य घटना है। अगर आपसे पूछा जाए दिन रात का एक समान न होना, तो किस वजह से नहीं होते दिन रात बराबर? तो परिक्रमण गति से होते हैं। परिक्रमण
गति के प्रभाव से दिन रात क्या है, बराबर नहीं होते। तो मतलब साल में 2 बार तो दिन रात बराबर होते हैं, बाकी एक बार सबसे बड़ा दिन होता है, एक बार सबसे बड़ी क्या होती है, रात होती है, और एक बार सबसे बड़ा दिन होता है। तो किस वजह से होते हैं, तो परिक्रमण गति की वजह से प्रभाव होता है। और हर रोज दिन रात बराबर किस वजह से नहीं होते, परिक्रमण गति की वजह से हर रोज दिन रात क्या है, बराबर नहीं होते। अब चलो हम बात कर लेते हैं, अच्छे से समझेंगे इन बातों को भी हम। मौसम परिवर्तन की घटना, आपसे पूछा जाए मौसम परिवर्तन की घटना किस वजह से होती है, मौसम परिवर्तन की घटना किस वजह से होती है, तो पृथ्वी के परिक्रमण काल की वजह से क्या होती है, मौसम परिवर्तन की घटना। ठीक है, और दिन रात का एक समान न होना किस वजह से होता है, परिक्रमण से, परिक्रमण गति की वजह से। और हम अगर बात करें तो एक और घटना होती है उपसौर और अपसौर की घटना। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उपसौर और अपसौर की घटना किस वजह से होती है, तो परिक्रमण गति की वजह से होती है उपसौर और अपसौर की घटना। ठीक है, और आगे इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिहीलियन बोल देते हैं हिंदी में उपसौर को पेरिहीलियन, और इसको क्या कह देते हैं इंग्लिश में, पेरिहीलियन, और इसको क्या कह देते हैं अपसौर को, एपिहीलियन, एपिहीलियन। उपसौर और अपसौर किस वजह से होते हैं, तो परिक्रमण गति की वजह से होते हैं उपसौर और अपसौर। आगे क्या आता है, करक और नहीं, विषुव लिखो आप, विषुव की घटना। विषुव कितने प्रकार के होते हैं, विषुव होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शरद विषुव, एक होता है क्या, ग्रीष्म विषुव, बसंत विषुव और एक शरद विषुव। तो क्या होता है, विषुव की घटना किस वजह से होती है, परिक्रमा गति की वजह से होती है। विषुव होते हैं 2 प्रकार के, बसंत विषुव और शरद विषुव। तो चलिए अब हम अच्छे से समझ लेते हैं पृथ्वी के बारे में। एक डायग्राम से सारा कुछ कवर हो जाएगा हमारा आज की कक्षा पे। अब हमने परिक्रमण काल के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया सन, ठीक है। ये होगी भाई हमारी अर्थ, अर्थ। अर्थ, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। ठीक है, अब हमारे पृथ्वी पर क्या होती है, 4 प्रकार के मौसम होते हैं, ठीक है। सर्दी होती है, गर्मी होती है, किस वजह से होती है, और आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है। तो हम क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री पर क्या है, घूमी हुई है। तो मतलब क्या है, लेटी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, सीधी नहीं है, ठीक है।
तो अब क्या होता है, मैं आपको तारीख भी लिख देता हूं, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कहाँ गिरता है ज़्यादा, वो मकर रेखा पर गिरता है 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पर गिरता है, लंबवत गिरता है मकर रेखा पर। तो उस वजह से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो ठंड होती है उसी समय, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर क्या होता है कि मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, उस वजह से यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। तो आपको 22 दिसंबर याद रखना है। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर से आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है या उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो अब बात करते हैं हम 21 मार्च की। 21 मार्च को क्या होते हैं, दिन रात की घटना बराबर होती है। और 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश लंबवत पहुंचता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। इतना आपको ध्यान रखना है। किस वजह से होता है ये मैंने आपको बता दिया कि मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या है, लंबवत पड़ता है, इस वजह से क्या होती है, मकर रेखा पर गर्मी होती है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगी, तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर में हमारे देश में क्या होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, हमारे विपरीत हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को वहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपको क्या कहना है, 22 दिसंबर होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। और 21 मार्च को क्या होता है कि दिन रात की घटना बराबर होती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब बात करते हैं हम 21 जून की। 21 जून को क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है लंबवत गिरता है, कहाँ गिरता है, कर्क रेखा पर। कहाँ गिरता है सूर्य का प्रकाश, पहले कहाँ गिर रहा था, मकर रेखा पर गिर रहा था। अब क्या है, कर्क रेखा पर गिरता है सूर्य का प्रकाश लंबवत। कर्क रेखा कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, ठंड पड़ जाती है। ठीक है, और अगर आपसे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे शीत हो रही है, सूर्य का प्रकाश तो लंबवत गिर नहीं रहा, तो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। और इन्हें हम क्या कह देते हैं, 21 जून की घटना को इसे हम कह देते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, और इसे हम क्या कहते हैं, शीत अयनांत। 22 दिसंबर को शीत अयनांत। आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, शीत अयनांत कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, 22 दिसंबर को शीत अयनांत। क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा लेना कि हमारे भारत में कब होती है, दिसंबर में सर्दी होती है और जून में क्या होती है, पूरी लू चलती है, गर्मी होती है। तो अब हम बात करें अगर एक और घटना की, तो 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में क्या हो जाते हैं, दिन रात बराबर हो जाते हैं।
तो इसे क्या कहा जाता है? सर्द विषुव कहा जाता है, सर्द विषुव। और 21 मार्च को क्या कह देते हैं हम? ग्रीष्म विषुव कह देते हैं, वसंत विषुव। अभी मैंने बताया था आपको कि विषुव दो प्रकार के होते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव। तो वसंत विषुव कब होता है? हमारा 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। और ये आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, कब छोटा दिन होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कब ठंड पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में कब ठंड पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें तो आगे ये होगी भी हमारी पृथ्वी। ये क्या होगी? पृथ्वी। ठीक है, ये होगी भूमध्य रेखा। ये हो गई, क्या हो गई? भूमध्य रेखा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है। 23 सितंबर को क्या होता है? शरद विषुव। और तो चलिए अब हम बात करते हैं अगर 21 मार्च की, तो 21 ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं जो वो लंबवत गिरती हैं, तो कहाँ गिरती हैं? भूमध्य रेखा पर गिरती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने पहले बता दिया था कि मकर रेखा पर तो गिरता है 22 दिसंबर को, मतलब 22 दिसंबर में क्या है? लंबवत गिरता है सूर्य का प्रकाश। इसी वजह से वहाँ क्या हो जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो जाती है। और 21 जून का मैंने बता दिया था कि 21 जून को क्या है? सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरता है, लंबवत गिरता है हमारी कर्क रेखा पर। और विषुव में, वसंत विषुव और शरद विषुव में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर गिर जाता है। उसी वजह से क्या है? दिन रात की घटना क्या है? बराबर हो जाते हैं, दिन रात। तो हम बात करते हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च को हमने पढ़ा था क्या होता है? बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। और सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरता है? भूमध्य रेखा पर गिरता है, यहाँ गिरता है सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को। और फिर मैंने बताया था कि फिर जून माह के अंदर क्या हो जाती है? ग्रीष्म आ जाती है, गर्मी आ जाती है। 21 जून की बात करें तो हम यहाँ पर मान लो 21 जून हो गया, तो 21 जून को क्या है? 21 जून को मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरता है? तो कर्क रेखा पर गिरता है सूर्य का प्रकाश लंबवत 21 जून को। तो ये हो गया 21 जून को सूर्य का प्रकाश गिरा यहाँ पे 21 जून को, क्योंकि आपने देखा था, मैंने अभी बताया था कि कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरता है, उसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे। फिर एक और घटना आती है हमारी, क्या आती है? शरद विषुव की घटना आती है। कब आती है? 23 सितंबर को आती है शरद विषुव। ऐसे करते करते क्या आ गया हमारा? 23 सितंबर आ गया, 23 सितंबर। और सूर्य का प्रकाश क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और 66.5 डिग्री के कोण पे क्या है? हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और क्या है? परिक्रमा कर रही है लगातार सूर्य की। तो इसी वजह से सूर्य का प्रकाश कभी ऊपर गिरता है, भूमध्य रेखा पर गिरता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी भूमध्य रेखा पर गिरता है। तो फिर क्या है? 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरने लग जाता है? भूमध्य रेखा पर गिरने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। और क्या है? हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ठंड होनी शुरुआत हो जाती है, मतलब ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं? पतझड़ ऋतु आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है? 22 दिसंबर को, 22
22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरने लग जाता है मकर रेखा पर। तो उसी वजह से हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता अच्छे से। तो क्या है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की घटना होती है दिसंबर में। तो फिर उसी तरह से फिर आगे क्या हो जाता है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च आ जाता है और 21 मार्च को क्या होता है, फिर से इसी तरह से घटना हो जाती है। क्या कहते हैं हम, वसंत विषुव कहते हैं। और इसी तरह से ये चलता रहता है, सर्दी गर्मी की घटना होती रहती है। आपको समझ आ गया होगा कि मौसम परिवर्तन किस वजह से होता है। तो चलिए आगे हम बात करें। अभी हमने बात की थी कि हाँ, सौर वर्ष की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करती है। तो क्या है, जब पृथ्वी क्या है, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपना क्या है, परिक्रमा कितने समय में कर लेती है, आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 4 मिनट का क्या है, पृथ्वी को समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि परिक्रमण काल कितना है पृथ्वी का सूर्य का, तो पृथ्वी का तो कितना है, 365 दिन 5 घंटे का, जिसे हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, या हम इसको क्या कह देते हैं, 365 दिन या 6 घंटे कह देते हैं। 365 दिन 5 घंटे 4 मिनट, जिसे हम लगभग 365 दिन 6 घंटे कह देते हैं। और 6 घंटे क्या है, 4 साल में जुड़ के एक दिन बन जाता है। तो 6 गणना में 4, तो यानी कि कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। तो एक दिन फरवरी में जुड़ जाता है, 29 फरवरी क्या है, लीप वर्ष कह देते हैं। फरवरी क्या है, 29 दिन की हो जाती है, जो ये एक दिन एक्स्ट्रा हुआ फरवरी माह में जुड़ जाता है और 29 दिन की हो जाती है फरवरी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है तो इसे हम एक सौर वर्ष कहते हैं। और सौर वर्ष कितने दिन का होता है, तो 365 दिन का होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है सौर वर्ष। तो चलिए आगे हम दोबारा आते हैं हमारे पॉइंट पे। अभी हमने बात की थी अयनांत की, किसकी बात की थी, अयनांत की बात की थी, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को और शीत अयनांत होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अयनांत क्या होता है। अयनांत क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणों का कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, अयनांत कहलाता है। आपसे पूछा जाए अयनांत क्या होता है, तो सूर्य की लंबवत किरणों का कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, अयनांत कहलाता है। कि सूर्य की लंबवत किरणों का कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, अयनांत कहलाता है। हमने अयनांत की बात की थी कि कितने प्रकार के अयनांत होते हैं, तो 2 प्रकार अयनांत होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा शीत अयनांत और एक क्या होता है हमारा ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। और शीत अयनांत की घटना कब होती है, तो शीत अयनांत की घटना होती है 22 दिसंबर को होती है शीत अयनांत।
और क्या होती है, और ग्रीष्म अयनांत की बात करें तो हम कब होती है, 21 जून को होती है ग्रीष्म अयनांत। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ग्रीष्म अयनांत, शरद अयनांत, ठीक है। शीत अयनांत कब होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं मकर रेखा पर। लंबवत किरणें कहाँ गिरती हैं, सूर्य की मकर रेखा पर गिरती हैं, तो क्या कहलाता है, शीत अयनांत। और ग्रीष्म अयनांत कब कहलाता है, जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती है, उत्तरी गोलार्ध में गिरती है, तो अयनांत होता है ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विषुव की बात की थी हमने, 2 प्रकार के विषुव पढ़े थे, बसंत विषुव और शरद विषुव। बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को होता है, और शरद विषुव होता है 23 सितंबर को होता है। हमने अभी तक पढ़ा था विषुव के बारे में, तो अब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं विषुव क्या होता है। तो सूर्य की किरणों का सूर्य की लंबवत किरणों का विषुवत रेखा पर, सूर्य की किरणों का लंबवत, सूर्य की किरणों का लंबवत भूमध्य रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं हम। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, विषुव की घटना कहलाता है, ठीक है। हमने बात की थी विषुव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं विषुव, बसंत विषुव और शरद विषुव। एक होता है शरद विषुव, एक होता है हमारा बसंत विषुव। शरद विषुव की बात करें तो कब होता है, शरद विषुव, शरद विषुव होता है हमारा 23 सितंबर को, और बसंत विषुव होता है हमारा 21 मार्च को। और इस दिन क्या होता है, इन दोनों ही दिन पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन रात की घटना समान होती हैं, दिन और रात क्या हैं, दोनों बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और बसंत विषुव की घटना होती है। विषुव हम किसे कहते हैं, सूर्य की किरणों का लंबवत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर गिरना क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने पढ़ा है आज की कक्षा में मोशन, पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में पढ़ा हमने, पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में पढ़ा, रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा अच्छे से कि पृथ्वी किस दिशा में चक्कर काटती है, तो ठीक है। फिर हमने आगे बात की थी कि प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं घूर्णन गति की वजह से, और फिर क्या है, फिर हमने परिक्रमण गति के बारे में पढ़ा था कि किस वजह से होते हैं। एक शायद रह गई हमारी अपसौर की घटना रह गई, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अपसौर और उपसौर की घटना, उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर की घटना जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिहीलियन, और इसे हम क्या कहते हैं, एपिहीलियन। ठीक है, उपसौर और अपसौर। तो अब देखो भी अच्छे से, ये हो गया सन, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। और आपको पता है कि पृथ्वी किस तरह से चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि सूर्य की दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, औसतन दूरी, तो हमने क्या पढ़ा था, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य पृथ्वी से, या पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम मतलब सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, या हमने क्या पढ़ा था 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। तो उपसौर की घटना कब होती है, जब क्या है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर की घटना। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। अब हम बात करें तो अगर 14.75 करोड़ किलोमीटर होती है दूरी, ये क्या है, न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और इसी को क्या कह देते हैं, हम उपसौर कह देते हैं। अगर हम बात करें तो अपसौर में 15.26 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है इस दिन, क्या होती है, 15.26 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। ये दूरी क्या है, अधिकतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इसे हम क्या कह देते हैं, अपसौर की घटना कह देते हैं, एपीहीलियन की घटना कह देते हैं, और इसे क्या कह देते हैं, उपसौर को पेरिहीलियन घटना कह देते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है पृथ्वी के बारे में। अगर कुछ रहता है तो कल की कक्षा में मैं लेके आऊँगा दोबारा ज़रूर से, वरना फिर कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।